नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हम खबरों के साथ। रोहतक जेल से बाहर आया राम रहीम को लेकर बड़ी अपडेट है। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। राम रहीम को लेने के लिए हनीप्रीत पहुंची है। यौन शोषण मामले में मर्डर केस में सजा काट रहा है राम रहीम। आपको जानकारी दे दें कि काफिले के साथ सिरसा डेरा रवाना हुआ है। 11:48 पर सुनारिया जेल से बाहर निकलेगा राम रहीम बाहर आया है। 40 दिन की पैरोल है। 15वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आया है। रोहतक जेल से बाहर आया राम रहीम। बड़ी अपडेट सामने आई तो राम रहीम को लेने के लिए हनीप्रीत पहुंची है। काफिला गुजरा, ये तस्वीरें भी सामने आई है। यौन शोषण, पत्रकार और मर्डर केस में सजा काट रहा है राम रहीम। 15वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम। 2 अक्टूबर 2024 राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली थी। वहीं 28 जनवरी को भी 2025 में 30 दिन की पैरोल मिली थी। 9 अप्रैल 2025 में 21 दिन की पैरोल पर फरलो लेकर बाहर आया था राम रहीम। तो कभी फरलो तो कभी पैरोल पर राम रहीम बाहर आता रहा है। अब 15वीं बार जेल से बाहर 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हनीप्रीत उसे लेने के लिए पहुंची है। रोहतक जेल से बाहर आया राम रहीम। तो रोहतक से ये तस्वीरें भी सामने आई है। काफिला आज गुजरते हुए पुलिस भी यहां पर पुलिस बल पहुंचा है। 11:48 पर सुनारिया जेल से बाहर निकला राम रहीम। रोहतक जेल से बाहर आया राम रहीम। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रोहतक जेल से बाहर आया राम रहीम। 15वीं बार 40 दिन की पैरोल मिली है जिस पर राम रहीम बाहर आया है। पुलिस का भी कड़ा पहरा है। काफिला जहां से गुजरा वहां भी पुलिस बल मुस्तैदी के साथ पहरा देता। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते। सीएम नैब सिंह सैनी की आज अहम बैठक है। आपको बता दें कि एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। बेहद खास ये बैठक में की जाएगी कई महत्वपूर्ण खरीद। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और इसी के साथ ही महिपाल ढांडा भी मौजूद हैं। तो सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद। खास बैठक जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा निवास में सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण खरीद भी की जाएगी। सीएम नैब सिंह सैनी आज अहम बैठक कर रहे हैं। सैनी की आज अहम बैठक है। आपको बता दें कि ये बैठक हरियाणा निवास में जारी है। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की खास बैठक जारी। इसी के साथ ही हरियाणा कांग्रेस की भी आज अहम बैठक है। मनरेगा बचाव संग्राम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे होगी अहम बैठक। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में ये बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से खास बातचीत की गई है। राव नरेंद्र ने लिव इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। अभियान को लेकर जानकारी दी है। मनरेगा को लेकर हम अभियान शुरू कर रहे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम की आज शुरुआत करेंगे। क्या कुछ कहा है लिविंग इंडिया से बातचीत करते हुए, आपको सुनवाते हैं। नाम की चीज तो कोई नहीं, हर आदमी महसूस कर रहा है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। गैंग काम कर रहे हैं और रोज देख रहे हैं आप, रोज कत्ल डाका ये चल रहा है हर जगह सारे हरियाणा में बुरा हाल। नहीं, सवाल गांधी जी का नाम का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो वो स्कीम थी वो गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए थी। अब ये जो और स्टेट का रोल था उसमें, अब सेंट्रलाइज हो जाएगा जो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मनरेगा को लेकर जो है काफी प्रोटेस्ट भी जो है पूरे देश भर के अंदर देखने को मिला और एक अब मनरेगा बचाओ संग्राम जो है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। क्या कुछ रहेगा सर? कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था आदरणीय सोनिया जी की यूपीए चेयरपर्सन की नेतृत्व के अंदर, सरदार मनमोहन सिंह जैसे काबिल प्रधानमंत्री के द्वारा मनरेगा कानून बना, जिसकी मजदूर को, गरीब को काम की गारंटी मिलती थी और राज्यों पे वजन भी नहीं पड़ता था। 90% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता था। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को कोई कमी होती तो उसको दूर करते, वेजेस बढ़ाते, मजदूरों की महंगाई को देखते हुए, और सुविधाएं देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार, मौजूदा भाजपा को ये पसंद नहीं आया
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से कोई काम करे कांग्रेस पार्टी तो अच्छा काम हो तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं था। कानून को 11 साल से लगातार प्रयास था कि इसको कुछ परिवर्तन किया जाए और आखिरी के अंदर अब ये विधेयक जो लेकर के आए, और मैं समझता हूँ ये विधेयक गरीब के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, मजदूर के ऊपर प्रहार है। और इसके लिए बेटर यही होता है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी जो आज मुख्य विपक्षी दल है इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाए। इसी मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से हमारी पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ में प्रदेश की बुलाई हुई है। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम रखा है। 10 जनवरी को हम लोग हर जिले के अंदर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 11 जनवरी को उपवास रखा जाएगा, प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर जनसंपर्क किया जाएगा, चौपाल में मीटिंग की जाएंगी और हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से लेटर ग्राम प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को और आपके रोजगार सेवकों को, मनरेगा श्रमिकों को वितरण किया जाएगा और लेटर उनको दिया जाएगा ताकि उनको एहसास हो क्या इसमें कमियां रही। विधानसभा स्तरीय भी हम लोग नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तरह से फिर आगे हमने 30 जनवरी को वार्ड लेवल पे जाके हम शांतिपूर्ण धरना रखेंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच के अंदर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरने का कार्यक्रम किया गया है और 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव और 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जोन वाइज आंचलिक रूप से एआईसीसी की तरफ से मनरेगा बचाओ रैलियों कार्यक्रम किया गया है। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने किसानों के विरुद्ध कानून बनाया था और किसान सड़कों पर आके डटे संघर्ष किया, वापस लेने को मजबूर हुआ, तो अब जरूरत है मजदूरों को भी इकट्ठा होने की, किसानों को भी इकट्ठा होने के, जो इसके फायदे लेते थे लोग, उनको चाहिए उन सबको इकट्ठा होकर के इस बात का विरोध करें ताकि केंद्र की सरकार के दिमाग में ये बात आए और इस कानून को वापस ले सके। इसके साथ ही सर, जिस प्रकार से अभी एक रेशियो बांट दिया कि 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, 40% जो है वो राज्य सरकार के ऊपर जो है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार के ऊपर अब इस कारण जो है बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा? बिल्कुल, राज्य सरकारों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है और मैं समझता हूं कि ये कानून जो है ये चल ही नहीं पाएगा। ये राज्य सरकारें वहन कर नहीं पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा और ये मंदी हो जाएगी स्कीम एक तरह से। जी, बीजेपी द्वारा जो है इस चीज को लेकर भी कहा जा रहा है कि हम करीब 100 से 120 दिन का जो है काम बिल्कुल उनको देने का काम करेंगे। इस प्रकार क्या कुछ देखते हैं? नहीं, करना चाहिए केंद्र की सरकार को, ये इसको इसी में फैसले डालने चाहिए थे। तो ये चीज़ किया, गलत किया गया, गरीब के मजदूर के विरोध में किया गया। हम इस बात की पूरी आलोचना करती है कांग्रेस पार्टी और हम ये मांग करेंगे कि इसको वापस हमारा मनरेगा रहना चाहिए और लोगों को जागरूक करेंगे इस बारे में। सर, एक तो रहा मनरेगा बचाओ संग्राम, इसके साथ ही आपका एक अभियान और चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी आपका चल रहा है, उसका क्या कुछ स्टेटस है सर? अब नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए दिल्ली में हमने बड़ी रैली की थी 14 तारीख को, आपको याद होगा। रामलीला मैदान में हजारों लाखों लोग आकर के विरोध प्रकट किया है। तो अपना लोकतंत्र में यही होता है कि आप अपनी बात लोगों के बीच रख सकते हो। लोगों में मैसेज गया इस बात को लेकर, हाँ वास्तविकता के अंदर इस सरकार की तरफ से गड़बड़ की गई है और जीती हुई सरकार का इसको सरकार को चुराया गया है। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो एक नया अभियान जो मनरेगा को लेकर जो है संग्राम एक कांग्रेस द्वारा जो है चलाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पूरी अपनी रणनीति बताई है कि किस किस दिन जो है क्या क्या कार्यक्रम प्रदेश भर के अंदर रखे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। क्या नाम शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एस्टेट 2024 रिजल्ट पर सियासी घमासान देखने को मिला है। आपको बता दें कि आमने सामने दुष्यंत चौटाला और बोर्ड चेयरमैन नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाए हैं, घोटाले के संकीर्ण आरोप लगाए गए हैं। आरोपों पर डॉक्टर पवन शर्मा ने पलटवार किया है। विपक्ष का काम ही उल्टा बोलना है, पवन शर्मा ने कहा है। हमारे पास सारा डेटा सेफली रखा गया है। तो देखिए, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट 2024 के रिजल्ट को लेकर सियासत अब तेज हो गई है, गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा आमने सामने आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। के रिजल्ट को घोषित किया गया और उसके आंसर शीट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियों में ये साबित करता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला इसके अंदर है। मैं तो ये मांग करता हूँ, तथ्य आपके सामने हम कल लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री इस पर जवाब भी दे
और क्या सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर, जनता को बचाने का काम करे, क्योंकि 1250 चुनिंदा चिन्हित लोगों को जो फायदा पहुंचाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है। सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जननायक जनता पार्टी के लीगल सेल की ओर से हमें अगर पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के अंदर जाना पड़ा तो हम कोर्ट के अंदर। ये तो ठीक एक ऐसी बात है जैसा कि विपक्ष की एक सीधी सी यूँ कही एक कार्यशैली होती है, चाहे आप कुछ भी काम करें उसके विपरीत वो बात करना होता है। हम खुद अब तक आधिकारिक रूप से यह घोषित नहीं कर सके हैं कि कितने परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं, उनको कहाँ से पता चल गया कि इतने परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार के प्रमाणों की जिस प्रकार की बातें वो करते हैं, ऐसा कुछ भी कहीं भी संभव नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, आज फिर बताना चाहूँगा कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड OMR शीट का स्कैन फॉर्म में बाकायदा सुरक्षित है और ये हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। आने वाले 5, 7, 10 साल में भी यदि कोई इस रिकॉर्ड के बारे में देखना चाहे तब भी देख सकता है। कोई किसी प्रकार की ऐसी संभावना नहीं होती है। दुष्प्रचार कभी नहीं करना चाहिए, इससे न केवल समाज में गलत संदेश जाता है, बल्कि जो कर्मचारी अधिकारी इस प्रकार के कार्यों में जिम्मेवारी के साथ जुड़े होते हैं उनके भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। तो एस्टेट 2024 रिजल्ट पर सियासी घमासान देखने को मिला है, आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि एस्टेट 2024 रिजल्ट को लेकर अब सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया। राजनीति गर्मा रही है, आमने सामने दुष्यंत चौटाला और बोर्ड चेयरमैन नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और सियासत अब काफी गर्मा गई है। अलग अलग पार्टी के नेता भी इस मुद्दे पर बोलते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है एस्टेट 2024 के रिजल्ट को लेकर? कहीं ना कहीं सियासत होती साफ नजर आ रही है। हेलो, क्या जानकारी है इसका बोल देना। जो है वो तेज कहीं ना कहीं सियासत होती नजर आ रही है। अभिषेक, सियासत होती नजर आ रही है, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है आपका? लगातार देखा जा रहा है स्टेट पर जब से परिणाम घोषित हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार विवादों में बना हुआ है। इसके साथ साथ बात करें तो अब इसको पूरी सियासी मामला जो जेजेपी की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि जेजेपी लगातार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बोर्ड चेयरमैन को और भाजपा सरकार को कहते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री से भी जवाब मांगा गया है कि किस तरह से जो 12.5 से अधिक जो लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है, इस तरह के आरोप भी जो है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस पर बातचीत जब बोर्ड चेयरमैन से की गई तो बोर्ड चेयरमैन का भी पूरे मामले में यही कहना था कि जो है सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है परीक्षाओं को लेकर के। हालांकि अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अभी बोर्ड ने यह तक पुष्टि नहीं की है कि इसमें पूरे मामले में कितने बच्चे पास हुए कितने नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि जो है पर्चियां जला दी गई है, रिकॉर्ड साफ कर दिया गया है, इस तरह की तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि बोर्ड चेयरमैन के पास स्कैन कॉपी के साथ पूरा रिकॉर्ड सेव है, चाहे 10 साल बाद भी अगर उस रिकॉर्ड को मांगा जाएगा तो बोर्ड बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी कैसे? आखिरकार अब 2026 की शुरुआत हो चुकी है, 2024 के रिजल्ट को लेकर इस तरीके से ये सियासी घमासान जो है शुरू कहां से हुआ, नौबत कहां पर आई? शुरुआत से बताइए। बिल्कुल, बात करें तो थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे आपको। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जब से आदेश आए थे कि बोर्ड के द्वारा हर साल जो परीक्षाएं लेनी अनिवार्य है, बात करें एस्टेट की, तो जो एस्टेट की परीक्षाएं लेट हो गई थी जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर जो बोर्ड के द्वारा आया गया था, क्योंकि 101 दिन से अधिक का समय के बाद जो रिजल्ट आया था, उसके बाद अगर अभी बात करें तो रिजल्ट जैसे अचानक रातों रात जारी कर दिया गया था, विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना किसी सूचना के जो है रिजल्ट को रातों रात जारी करना कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया था, जिसको लेकर के काफी विवाद भी देखने को मिला था कि ऐसे कैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ था
कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही एस्टेट का रिजल्ट जो जारी करके और सूचना दे दी गई थी कि रात को ही रिजल्ट जारी हो गया है, बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर आकर के जो उन्होंने ये बयान दिया था। इसके साथ साथ फिर काफी लंबा जो संघर्ष देखने को मिला, लगातार काफी विवादों में जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन नजर आए। उसके बाद यह पूरा मुद्दा जेजेपी के हाथ जैसे ही लगा तो लगते ही जेजेपी ने युवाओं की लड़ाई से इसको जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये छात्रों के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके साथ चलिए ठीक है, बिना पर्ची की जो ठीक है, अब देखना होगा कि ये जो घमासान है ये कहां पर जाकर थमता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एस्टेट 2024 रिजल्ट को लेकर सियासी घमासान तेज है, देखना होगा कि कब जाकर जो है इस पूरे मुद्दे पर, पूरे विवाद पर ब्रेक लगती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला अध्यक्ष के भाई के हत्या आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। पानीपत एनएलओ जिला अध्यक्ष के भाई की हत्या। आपको बता दें कि पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि जयदीप पराठी मर्डर केस में आरोपी जस्सी को काबू किया गया है। उसने अपने दोस्त गुरु दर्शन के साथ मिलकर 27 दिसंबर को कर जगदीप की हत्या कर दी थी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनकाउंटर में घायल हुआ है, गोली लगी है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तस्वीरें भी सामने आई है। तो जिला अध्यक्ष के भाई के हत्या आरोपी का एनकाउंटर किया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने टांग में गोली मारी, पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में था आरोपी, जिसे पकड़ा गया है। एनकाउंटर में घायल हुआ है और पकड़ा गया आरोपी। पानीपत से बड़ी जानकारी। जिला अध्यक्ष के भाई के हत्या आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिला अध्यक्ष के भाई के आरोपी की तलाश जो है पुलिस को काफी समय से थी। अब जैसे ही पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, चकमा देकर गोलियां मारकर फरार होने की फिराक में था आरोपी, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाई। एनकाउंटर किया गया, लेकिन ऐसे में पकड़ा गया और घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं बात करेंगे कुरुक्षेत्र नाबालिगा की मौत के मामले की। 16 साल की पायल की मौत का मामला गर्मा गया है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से। आपको बता दें कि परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। शाहबाद निजी स्कूल के साथ शिक्षण भ्रमण पर खाटू श्याम गई थी। 16 साल की छात्रा पायल सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत के मामले में तूल अब जो है पकड़ता नजर आ रहा है। हादसे में 3 दिन बाद जब पायल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पर पहुंचा तो शोकाकुल परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बच्ची की मौत का कारण बताते हुए अमित अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पायल के पिता संजीव कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जब तक स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मना करने पर भी भाई जैसे अब 1 तारीख से छुट्टियां पड़ गई है, छुट्टियों के में तो कोई भी टीचर टूर पे लेके नहीं जाता बच्चों को, तो उसके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती मान ले चल जैसे भी दबाव पाया, प्रेशर आया, मेरे से ले गया वो। और उसके बाद जब जैसे जो भी माहौल क्या बना वहाँ क्या नहीं, मार को ना उसकी बात खबर दी है। आज 3-4 दिन हो गए जी हमने यहाँ पड़े ने। वहाँ से डेड बॉडी भी ऐसी हम खुद लेके आए हैं। वो वहाँ से डेड बॉडी को भी छोड़ के आगे जो उनका अपना मरीज था उसको उठा के आदेश हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब ये भी नहीं पता उसके उनका चोट लग रही है नहीं लग रही है। बस हमारी तो बच्ची आज देखो किस टाइम तक आएगी जी, अभी वेट कर रहे हैं। 3 दिन हो गए 4 दिन। कहाँ गई थी? फाइल जी नु कहा ते छुट्टियां पड़ गई, घूम कावांगे राजस्थान कहनी। मैंने कह दिया तू तो पढ़ रही, मैं नहीं भेज दी अपनी बच्ची ना, मैं नहीं भेज दी। मैं कहा बस ले गए नु कहा नहीं हमारे पर भरोसा तो चल गए लो मैडम बन का बस। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से प्रजन जुड़ चुके हैं संवाददाता। प्रजन, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जो अभिभावक है वो भी आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी बिल्कुल, देखिए शाहबाद के जो शिक्षण भ्रमण के दौरान जो है कि सड़क हादसा हुआ है जिसमें जो है 16 वर्षीय
पायल की जो है मौत हो जाती है और उसके जो परिजन जो है जब उनके पास जो है शव पहुंचता है तो उन्होंने जो है शव का अंतिम संस्कार करने से जो है कहीं ना कहीं इनकार कर दिया है। और जो स्कूल प्रशासन जो है उस पर जो है आरोप लगाया कि उन्होंने जो है उन्हें गुमराह रखा और जो है उसकी सूचना जो है नहीं दी और सही जानकारी जो है उनको उपलब्ध नहीं करवाई। फिलहाल जो है परिवार जो है अंतिम संस्कार करने से कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है। वहीं जो है थाना प्रभारी जो सुनील जो थे उन्होंने जो है परिजन से जो है बातचीत भी की और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो है लिखित कार्रवाई करने के भी जो है वो बात कही गई है। जी, तो अब क्या कुछ यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा स्कूल प्रशासन पर? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से जो है परिवारजनों को जो है कहा गया है कि प्रशासन उनके साथ है, जो भी उचित कार्रवाई बनती होगी वो स्कूल के खिलाफ या जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। ये प्रशासन जो है लगातार परिवार वालों को समझाने की जो है कोशिश कर रहा है और लेकिन जो है इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जो है उस लड़की का जो है 16 वर्ष जो फाइल है उसकी। जी ठीक है, शुक्रिया प्रजन्य तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये मामला कुरुक्षेत्र का है जहां पर नाबालिग की मौत हो गई। स्कूल की तरफ से घूमने के लिए राजस्थान खाटू श्याम के लिए निकले थे लेकिन सड़क हादसे में मौत हो जाती है। अब बच्ची का जो पार्थिव देह है वो भी परिवार वालों को नहीं सौंपी गई है। स्कूल प्रशासन वहीं पर छोड़कर वापस पहुंच गया, जिसके बाद अब प्रशासन इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। लाहौल में अनोखी पहल देखी गई है, जल्द शुरू होगा आइस स्केटिंग कोर्स। आपको बता दें कि यहां पर युवकों ने तैयार की है आइस हॉकी रिंग। जी हां, ये तस्वीरें सामने आई है लाहौल घाटी की जहां पर सर्दियां चरम पर है और आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं युवा। आइस हॉकी रिंग यहां पर आपको बता दें कि अटल टनल रोहतांग के खोलने के बाद लाहौल घाटी में शीतकालीन और साहसिक खेलों की जो संभावनाएं हैं वो कई गुना तक बढ़ गई है। इसी कड़ी में स्थानीय युवा अपने अपने क्षेत्रों में स्मृति संस्थानों के बावजूद शीतकालीन खेलों के लिए भी आधारभूत ढांचा विकसित करने में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार से केलोंग में युवाओं के शीतकालीन खेल लाहौल को निखारते नजर आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर पिलसीमद में हैं। यहाँ पर कई पिछले 1 महीने से हम लोग इस रिंग को बनाने लगे थे और अभी काफ़ी अच्छा बन गया है ये रिंग। एंड जल्द ही हम लोग अब लास्ट ईयर की तरह एक रजिस्ट्रेशन जो है आइस हॉकी के लिए ओपन कर रहे हैं। तो आप लोगों को सभी ये बधाई है कि अच्छे से अच्छा ये एक रिंग बहुत ही बड़ा अच्छा रिंग बन गया है और रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी ओपन हो जाएंगे, या तो आज शाम से या तो कल सुबह से ओपन हो जाएंगे। और जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने बेसिक कोर्स कराया था, उसी तरह हम लोग इस साल हम लोग जिन्होंने बेसिक कोर्स किया है उसको इंटरमीडिएट कोर्स। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।